आप सभी को स्वागत है दोबारा से एक्सीलेंट स्टडीज़ में। तो आज हम करेंगे वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड लिटरल। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सी प्रोग्रामिंग के अगले लेक्चर में हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड लिटरल्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। सो वेरिएबल होते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स जैसे हम बाल्टी में पानी भरते हैं वैसे ही इसके अंदर एक डाटा भरते हैं हम, एक मेमोरी बोल सकते हो। मेमोरी होता है एक तरीके से, या हम बोल सकते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है ये, जिसमें हम कुछ डाटा रखते हैं। वो डाटा पानी भी हो सकता है, वो डाटा एप्पल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर, या तो दूसरा नाम इसका होता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कल हमने बताया था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर होता है जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस और एरेस तीनों के नाम हम कैसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिफायर बताता है। तो कल ही हमने बता दिया था कि आइडेंटिफायर वेरिएबल के नाम, हाउ टू राइट वेरिएबल्स नेम, ये बताता है हमें। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स दोनों इक्विवेलेंट एक दूसरे के। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है वेरिएबल्स का कि हाउ टू राइट वेरिएबल्स। सो इन ऑर्डर टू राइट वेरिएबल्स, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि आइडेंटिफायर को कैसे लिखते हैं। व्हाट इज द रूल फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर एक वेरिएबल है, एक एरे है, फंक्शन है। सो वेरिएबल्स का जो रूल्स होंगे, हाउ टू नेम वेरिएबल्स इज नथिंग बट हाउ टू नेम आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स के जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट। सो रूल नंबर 1 जो हमने कल ही पढ़ा था, वही रूल्स होंगे वेरिएबल्स के भी कि कैसे वेरिएबल्स को हम नेम कर सकते हैं। तो वेरिएबल का जो रूल नंबर 1 होगा वो क्या होगा? रूल नंबर 1 है कि अपर केस, लोअर केस, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ये हम यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि वेरिएबल्स का जो पहला वर्ड होगा या पहला लेटर होगा, या तो वो अपर केस लेटर होगा या लोअर केस लेटर होगा या एक अंडरस्कोर होगा। मींस फर्स्ट वर्ड और प्लेस इज ओनली अ लेटर और अंडरस्कोर, ये साइन होता है अंडरस्कोर का। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है कि ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हम वेरिएबल्स को कितना लंबा लिख सकते हैं या कि कितने सारे डिजिट लिख सकते हैं वेरिएबल्स में, या कितने हम वर्ड्स लिख सकते हैं वेरिएबल्स में। जैसे हमने आइडेंटिफायर में बताया कि 30 करेक्टर से ऊपर लिखेंगे तो कंपाइलर क्या दे देगा? हमें एरर दे देगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स में भी तीसरा पॉइंट ये होता है कि हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम करेक्टर्स लिखें उसमें। जैसे हम लंबा नेम नहीं लिख सकते, जैसे हम सपोज 30 करेक्टर्स का नेम लिख रहे हैं, 30 करेक्टर्स का, तो उसको पढ़ने में भी मुश्किल होगा कि क्या लिखा हुआ है, और ये ज़्यादा स्पेस भी एक्वायर करेगा मेमोरी का। तो हमें कम से कम मेमोरी यूज़ करनी होगी। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हमें वैल्यूएबल नेम्स देने होंगे वेरिएबल्स के। फॉर एग्जाम्पल, कल ही मैंने बता दिया था कि जैसे मैं अगर अमित को बुलाने के लिए कोई और नाम यूज़ करता हूँ, ओके, सपोज मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? फंक्शन को। उस फंक्शन का नाम है पावर, और नाम मैं उसको कॉल कैसे कर रहा हूं? मैं उसको कॉल कर रहा हूं बाय द नेम मल्टीप्लाई। सो दिस इज नॉट एन वैल्यूएबल नेम। नहीं, पावर को कॉल कर रहा हूं और मैं नाम दे रहा हूं मल्टीप्लाई, तो जो यूजर होगा, जो ये पढ़ेगा, उसको लगेगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, पर हो एक्चुअली में क्या हो रहा है? पावर फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये 4 टोटल पॉइंट्स थे। जैसा कि हमने बता दिया है कि वेरिएबल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू नेम वेरिएबल्स। सो बाय यूजिंग द आइडेंटिफायर रूल्स वी कैन नेम वेरिएबल्स। सो अब हम बताएंगे कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के। हमें पता कैसे चलेगा वो वेरिएबल्स हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स। सो सपोज I have taken example int space, and after that I have written
suppose Amit and then semicolon. So here Amit is a variable or int is a keyword, and this variable is nothing but identifier. So what does this tell us? ये हमें ये बता रहा है कि अमित एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है. मीन्स जैसे ही मैं अमित यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, दिस इज नथिंग बट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. जैसे ही मैं अमित वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं तो यहां पे एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी कंप्यूटर में. तो दिस इज एन मेमोरी, और वो किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की होगी. मतलब कोई भी वैल्यू जो जाएगी इसके अंदर वो इंटीजर टाइप वैल्यू जाएगी. सपोज मैं यहां पे डाल सकता हूं अमित इज इक्वल टू 2. सो अमित में क्या चला जाएगा? 2. तो यहां पे आ जाएगा 2. लेट सपोज मैंने डाल दिया यहां पे अमित इज इक्वल टू 7. सो अमित में क्या असाइन हो जाएगा? 7. दिस ऑपरेशन इज नथिंग बट असाइनिंग ऑपरेशन. तो अब क्या आ जाएगा? अब यहां पे ओवरलैप हो जाएगा 7. सपोज हमने ले लिया अमित इज इक्वल टू 7.3. सो ये क्या है? एरर है. वाई दिस इज एन एरर? बिकॉज हमने बोला है कि जो अमित है वो इंट टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? 7.3 डेसिमल वैल्यू ले रहे हैं. सो ये क्या है? डेसिमल वैल्यू, या बोल सकते हैं इसको फ्लोट. अब अमित है इंटीजर टाइप का और हम ले रहे हैं डेसिमल वैल्यू. तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? एरर. क्योंकि हमने मेमोरी जो बनाई है वो किस लिए बनाई है? इंटीजर टाइप के लिए बनाई है. तो ये हम नहीं कर सकते. नाउ लेट मी रेस. तो जैसा कि हमने बताया था अभी कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था अमित नाम का जिसमें इंटीजर टाइप वैल्यू जाएगी, और हमने वहाँ पे असाइन कर दिया था फ्लोटिंग टाइप या डेसिमल टाइप वैल्यू. तो वो प्रोवाइड करेगा एरर. तो इसका आंसर क्या होगा? रीज़न क्या होगा? या इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? सो सपोज मुझे बनाना है अमित एक वेरिएबल जिसमें जानी चाहिए डेसिमल वैल्यू. विच वैल्यू? डेसिमल वैल्यू. तो हम क्या यूज करेंगे? अमित कीवर्ड क्या यूज करेंगे हम? या तो हम यूज करेंगे फ्लोट, या तो हम यूज करेंगे डबल. ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मेमोरी एलोकेट करते समय सिर्फ डेसिमल वैल्यू ही प्रोवाइड करेंगे. अगर आप इंटीजर वैल्यू डालते हो अमित में अब, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें? एरर. तो सपोज मैं यहाँ पे अमित इज इक्वल टू 7.3 डालता हूँ. सो 7.3 कहाँ चला जाएगा? अमित वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन में. ओके. तो दोबारा मैं अगर असाइन करता हूँ अमित इज इक्वल टू 4. यहाँ 4 क्या है? इंटीजर. ओके. अब क्या होगा? 4 यहाँ पे असाइन नहीं हो पाएगा. ये क्या प्रोवाइड करेगा? एरर. ये क्यों प्रोवाइड करेगा एरर? क्योंकि अभी हमने अमित डिक्लेयर करा ऊपर फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का, जो एक डेसिमल वैल्यू ही लेगा, पर मैं यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ इंटीजर टाइप वैल्यू. तो इसलिए यहाँ पे 4 कभी नहीं आ पाएगा. ओके. बिकॉज इट इज एन इंटीजर टाइप वैल्यू. एक और चीज़ हमें इसमें देखनी है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. यहाँ बोल सकते हैं सी क्या होते हैं? केस सेंसिटिव. तो जो रूल्स हमने फॉलो करे हैं अभी तक, जिसमें हमने बताया लोअर केस, अपर केस, कहां कहां लोअर केस यूज होंगे, कहां कहां अपर केस यूज होंगे. तो पहले ही मैंने बता दिया कि फर्स्ट वर्ड पे लोअर केस या अपर केस यूज होंगे. अगर उसके बाद मैं लोअर केस या अपर केस लगाता हूं, ठीक है, तो वो हमें प्रोवाइड कर सकता है एरर. क्योंकि सी क्या है? केस सेंसिटिव. जो रूल्स हैं उसी हिसाब से हमें करना होगा, जो सिंटेक्स के रूल्स हैं उसी हिसाब से हमें इसके वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा और सिंटेक्स आगे का लिखना होगा. तो ये हो गया वेरिएबल्स के बारे में सब कुछ. तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिटरल्स के बारे में. लेट मी रेज दिस. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरल्स के बारे में. सो लिटरल्स क्या होता है? सो लिटरल्स आर द डाटा यूज टू रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यूज. तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे लिटरल्स का. 1.5, 2,
सी, तो ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। 2 कभी 3 नहीं हो सकता, तो लिटरल्स क्या है, यूज टू रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यूज। तो ये टाइप्स ऑफ लिटरल्स हैं। सो कितने टाइप ऑफ लिटरल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पहला है स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर, तीसरा है फ्लोटिंग पॉइंट एंड चौथा है कैरेक्टर्स एंड फिफ्थ है एस्केप सीक्वेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रिंग क्या होता है। किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर सिंगल कोट्स लगा दें तो वो क्या बन जाता है, कैरेक्टर। अगर किसी की वैल्यू के ऊपर डबल कोट्स लगा दें वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले पढ़ रहे स्ट्रिंग, तो उसमें देखते क्या होता है। सपोज किसी भी वैल्यू के ऊपर मैंने डबल कोट्स लगा दिया, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। फॉर इन एग्जाम्पल मैंने क्या करा, ए लिया और उसके ऊपर डबल कोट्स लगा दिया, वो क्या होगा, स्ट्रिंग। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने क्या लिखा, रोहन लिखा और उसके ऊपर लगा दिया डबल कोट्स, तो क्या हो गया, स्ट्रिंग। मैंने कोई इंटीजर टाइप वैल्यू लिखी, उसके ऊपर लगा दी डबल कोट्स, वो क्या हो गया, स्ट्रिंग। सपोज मैंने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक स्पेस कर दिया और सिर्फ लगा दिया डबल कोट्स, तो वो भी हो गया स्ट्रिंग बट विद वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब होता है कि ब्लैंक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग के बारे में। नाउ मूविंग ऑन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमें पता है क्या होता है, -1 -2 अप टू -infinity एंड +1 +2 टू +infinity। तो ये इंटीजर्स होते हैं, 0 +1 +2 -1 -2, ये सब इंटीजर्स होते हैं। सो इंटीजर लिटरल में क्या क्या आता है, तो इंटीजर लिटरल में 3 चीज़ आती हैं। एक आता है डेसिमल, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है हेक्साडेसिमल। ये लिखने के तरीके हैं कि इंटीजर्स को हम कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट इंटीजर लिटरल्स। डेसिमल होता है बेस 10, ऑक्टल होता है बेस 10, बेस 8, हेक्साडेसिमल इज बेस 16। सो हाउ टू राइट डेसिमल लिटरल। सपोज आई वांट टू राइट डेसिमल लिटरल, सो हाउ वी विल राइट, we will write decimal literal by 1 2 3 and we know that, we also know that decimal literal is nothing but our natural numbers 4 5 up to so on. Second, how to write octal literal. So in order to write octal literal, what I will do, I will provide o before a value, means कोई भी वैल्यू लिखनी है उसके आगे क्या लगा दूंगा, o, तो ये हो जाएगा ऑक्टल। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है 45, उसके आगे लगा दिया ओ, ये हो गया ऑक्टल लिटरल। तीसरा है हेक्साडेसिमल लिटरल। तो हेक्साडेसिमल लिटरल कैसे लिखेंगे, कोई भी वैल्यू के आगे अगर मैं ओ एक्स लगा दूं तो ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल लिटरल, ओ एक्स एच एफ ई, सपोज मैं लिख दिया, ये हो गया हेक्साडेसिमल लिटरल। ओ एक्स 4 5 6, ये हो गया हेक्साडेसिमल लिटरल। ओ एक्स 7 8 एफ, ये हो गया हेक्साडेसिमल लिटरल। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर्स के बारे में। नाउ मूविंग ऑन फ्लोटिंग पॉइंट। सो फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये क्या होता है, डेसिमल। कोई भी डेसिमल वैल्यू होगी वो होगा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, या कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि 1/2 इज नथिंग बट 0.5 एंड इट इज नथिंग बट डेसिमल वैल्यू। या मैं बोल सकता कोई भी एक्सपोनेंशियल, सपोज मैं लेता हूँ 7 × 10⁻⁻⁴, इसका मतलब क्या है 0.0007, सो इट इज ऑल्सो डेसिमल। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू में काउंट होगी। तो ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के बारे में। तो इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डबल, आफ्टर दैट वेरिएबल नेम। नाउ व्हाट इज वेरिएबल नेम, सपोज आई एम गिविंग अमित एंड देन सेमीकोलन। सो अमित इज अ वेरिएबल विच विल टेक डेसिमल वैल्यू। सो अमित एक वेरिएबल है और ये मेमोरी एलोकेशन है, और अमित में सपोज मैंने असाइन करा 7.3, तो 7.3 कहाँ चला जाएगा, मेमोरी लोकेशन में, जहाँ पे अमित की मेमोरी लोकेशन है कंप्यूटर में। ओके, तो हो गया फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के बारे में। नाउ मूविंग ऑन कैरेक्टर्स लिटरल। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रिंग जो होता है, अगर उसकी वैल्यू पे डबल कोट्स लगा दें तो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग। अगर किसी वैल्यू पे सिंगल कोट्स लगा दें तो वो क्या हो जाता है, कैरेक्टर्स। तो डेफिनेशन इस क्या बोलती है, कोई भी वैल्यू है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ओके, एंड कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर्स होता है, कुछ भी हो सकता है, या स्पेशल कैरेक्टर्स। तो उसके ऊपर अगर मैं डबल सिंगल कोट्स लगा दूं तो वो क्या हो जाता है,
करेक्टर। सपोज एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ पे ए के ऊपर मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए, वो क्या हो गया करेक्टर। सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ पे अमित के ऊपर मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए, वो भी क्या हो गया करेक्टर। है तो वो अमित वर्ड है, पर ये क्या हो गया करेक्टर। 1 के ऊपर मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए, ये भी क्या हो गया करेक्टर, पर ये क्या है इंटीजर। ठीक है, अगर 7.5 के ऊपर मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए तब भी क्या हो गया ये करेक्टर। ओके, नाउ मूविंग ऑन, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस सी प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। सपोज अगर मुझे कुछ स्टेटमेंट लिखनी है, उस स्टेटमेंट में मुझे कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी है, मुझे उस स्टेटमेंट के साथ खेलना है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को मुझे या न्यू लाइन में लिखना है, या कुछ स्पेस देके आगे लिखना है, ठीक है, या दूसरे हॉरिजॉन्टल टैब में लिखना है। किस हिसाब से हमें अपनी स्टेटमेंट को प्रोवाइड करना है यूज़र को, या किस हिसाब से हमें उसको दिखाना है सामने वाले को, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। मान लो मैंने लिखा अमित रोहन। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अमित के बाद आए रोहन। अगर इस तरीके की मुझे इंप्लीमेंटेशन करनी है सी प्रोग्रामिंग में, मुझे क्या यूज करना होगा एस्केप सीक्वेंस। या मैं चाहता हूं कि अमित और थोड़ा स्पेस देके रोहन आए। ठीक है, तो इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन के लिए भी मुझे चाहिए एस्केप सीक्वेंस। या मैं चाहता हूं कि अमित आए, फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में फिर थोड़ा सा स्पेस देके रोहन आए। सो इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन के लिए मुझे चाहिए एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, या मैं चाहता हूं कि डबल कोट्स आए, फिर अमित आए, एंड देन कुछ स्पेस देके डबल कोट्स आए, फिर क्लोज हो जाए। तो इस तरीके के स्टेटमेंट के लिए मुझे चाहिए एस्केप सीक्वेंस। सो लेट अस स्टडी व्हाट आर द टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंस। सो टाइप्स ऑफ एस्केप सीक्वेंस। जो बेसिक टाइप्स मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो सी प्रोग्राम में यूज होते हैं, वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बैकस्लैश, इसको बोलते हैं एन। तो बैकस्लैश एन किसके लिए होता है? न्यू लाइन के लिए। अभी लिख लो, आगे समझ आ जाएगा क्यों होता है आने वाले लेक्चर्स में। बैकस्लैश टी होता है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, बैकस्लैश वी होता है वर्टिकल टैब के लिए। वर्टिकल टैब समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल टैब मतलब हॉरिजॉन्टली इसको स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करेगा, वर्टिकल टैब मतलब वर्टिकली मैनिपुलेट करेगा। एक होता है बैकस्लैश डबल कोट्स, ये डबल कोट्स के लिए, डबल कोट्स के लिए। एक होता है बैकस्लैश सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स के लिए। बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के लिए। तो ये सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, यहां हम बोल सकते हैं बैकस्लैश आर। एक और होता है फॉर्म फीड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बता नहीं रहा था, पर मैंने बता दिया, फॉर्म फीड। तो ये एस्केप सीक्वेंस होते हैं कि किस किस टाइप के एस्केप सीक्वेंस हम सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा लिटरल्स, और टाइप ऑफ लिटरल्स की कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 1 2 3 4 5 टाइप के। तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, बिना इसके हम सी प्रोग्रामिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर ये लेक्चर समझना है या समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तभी लेक्चर समझ आएगा। ओके, हमने पढ़ लिया है कि लिटरल्स क्या होते हैं, और 5 टाइप के लिटरल होते हैं, बेसिक होते हैं वो। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स की जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, सपोज मुझे कुछ डिफाइन करना है जो कांस्टेंट है, सपोज पाई इज नथिंग बट 3.14 एंड सो ऑन। तो वो एक कांस्टेंट है, और भी कुछ हो सकता है मम्मी। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि लिटरल्स क्या होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट्स के बारे में। सो लेट अस स्टडी कांस्टेंट्स नाउ। सो अब आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कांस्टेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज हमें कुछ कांस्टेंट डिफाइन करने हैं, मान लो पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। और भी बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया फिजिक्स में, ठीक है, और भी कई सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। तो अगर मैं सपोज मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, इंट या फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट पाई
इज इक्वल टू 3.14। तो मैंने असाइन कर दिया पाई वेरिएबल में 3.14 इसकी मेमोरी एलोकेशन में। तो अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूं पाई इज इक्वल टू 7, तो अब क्या हो जाएगा, पाई में क्या चले जाएगा, 3.4 ना होके 7 इसको ओवरलैप कर लेगा। तो अब क्या हो चुका है, पाई 7। अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इससे कैसे हम इंप्लीमेंट करके पाई को कांस्टेंट ही रखें। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सी में कि कुछ भी वैल्यू अगर मैं दोबारा से असाइन करता हूं वो ओवरलैप कर जाती है। अगर मैं दोबारा लिखता हूं पाई इज इक्वल टू 8, तो अब क्या आ जाएगा, 7 की जगह 8 और प्रीवियस वैल्यू गायब हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूं पाई इज इक्वल टू 10, अब क्या हो जाएगा, यहां पे 10 आ जाएगा और प्रीवियस वैल्यू गायब हो जाएगी। सो इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन इसका यही है कि हम यूज करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड। सपोज इस फ्लोट के आगे मैं क्या लगा देता हूं, कॉन्स्ट कीवर्ड, एंड इसके बाद लगा देता हूं पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है। अब क्या है, पाई एक वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल होता है मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये वेरिएबल है, ये कीवर्ड है और ये भी एक कीवर्ड है। और ये कॉन्स्ट किस लिए लगाए, ये कॉन्स्ट इसलिए लगाए ताकि हम बता पाएं कि पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो पाई में क्या आ गया, 3.14, पाई में असाइन हो चुका है 3.14। अगर अब मैं पाई इज इक्वल टू 7.0 लिखता हूं, ओके, अब क्या प्रोवाइड करेगा ये एरर। मुझे जब मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को तो मुझे बोल देगा भाई कि गलत लिख दिया तुमने, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। तो अब भी प्रोवाइड करेगा एरर, पहले ये प्रोवाइड नहीं कर रहा था एरर। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसको ओवरकम करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड सबसे आगे। ओके, तो इस हिसाब से हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं जो एक कांस्टेंट है। तो ये रहा कांस्टेंट के बारे में सारा कुछ, और आज हमने पढ़ा वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड लिटरल। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं और उसको हम वेरिएबल्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू ऑल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें ताकि आप सी प्रोग्रामिंग में बेहतर हो सकें।